हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बृहस्पति कोचिंग में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भ्रूण के बारे में। ठीक है, क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है हमारा पुष्पिपादपोमिजनन। ठीक है, तो उसमें आज हम लोग भ्रूण के बारे में जानने वाले हैं कि भ्रूण किसे कहते हैं, कैसे बनता है, इसमें क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे होता है और द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, भ्रूण आप सभी ने नाम सुना होगा जरूर। एम्ब्रायो बोलते हैं ना इंग्लिश में। सबसे पहले तो इतना जान लीजिए कि देखिए, जो एक जैसे कि ऊतक के लिए ऊतक विज्ञान होती है, उसी तरीके से भ्रूण का अध्ययन करने के लिए भ्रूण विज्ञान की स्थापना की गई। पहली बात जान लीजिए आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि भ्रूण के अध्ययन को किस विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है, तो भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, भ्रूण का अध्ययन करते हैं, भ्रूण की संरचना का अध्ययन करते हैं, भ्रूण के कार्यों का अध्ययन करते हैं। ये सब किसके अंतर्गत करते हैं, भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत। इसको एम्ब्रायोलॉजी भी बोलते हैं, एम्ब्रायोलॉजी लॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज आपको कंफर्म हो गई ना कि भ्रूण के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। पहली बात, अच्छा ठीक है। दूसरी बात अब हमें भ्रूण के बारे में समझना है कि आखिर भ्रूण होता क्या है, कैसे बनता है। तो आप सभी ने, मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देता हूं। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से बीजांड काय देखा होगा। ठीक है, इसमें आपने भ्रूण कोश देखा। भ्रूण कोश के बाद में यहां पर अंड कोशिका होती है। ठीक है, तो यही अंड कोशिका से जब जनन कोशिका मिलती है, ठीक है, संयुग्मन होता है तो निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन। अतः जो भ्रूण का विकास होता है किससे होता है, युग्मनज से। क्या कह सकते हैं आप, निषेचन के बाद कौन सी संरचना बनती है, युग्मनज बनता है। तो भ्रूण का विकास किससे होता है, युग्मनज से। ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं हम आपको, भ्रूण का विकास किससे होता है, युग्मनज से। जाइगोट शब्द यूज किया जाता है इंग्लिश में, युग्मनज। ठीक है, युग्मनज, भ्रूण का विकास युग्मनज से होता है। समझ में आ गया ना कैसे, मतलब बनता कैसे है, क्लियर है ना ये चीज। देखिए मैं अभी इसमें नीट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि भाई नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके केवल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं, पूरा फिक्स है कि मैं एक भी लाइन एनसीईआरटी की नहीं छोड़ रहा हूं। तो इसलिए ये सब चीजें आपको 12वीं में पढ़ने के साथ साथ नीट या फिर कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम देंगे। ठीक है, तो भ्रूण का विकास, भ्रूण बनता किससे, समझ में आया ना कि युग्मनज से बनता है। किससे बनता है, युग्मनज से। अब आपके मन में अगर आए कि युग्मनज कैसे बनता है, तो युग्मनज बनता है अंड कोशिका और जनन कोशिका के संयुग्मन से। ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। तो युग्मनज से किसका विकास होता है, भ्रूण का। क्लियर है, समझ में आ गया ना। मतलब कि यहाँ पर जब अंड कोशिका से जनन कोशिका मिल जाएगी तो यही आगे विकास करके, विभाजन करके क्या बनाएगी, भ्रूण का निर्माण करती है। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। तीसरी बात, भ्रूण के बारे में क्या कही जा सकती है या फिर क्या हो सकती है। एक चीज आपने देखा ना, एक जनन कोशिका ध्रुवीय कोशिका से मिलती है जाकर के, आपने पिछले वीडियोज में पढ़ रखा है। एक जनन कोशिका किससे मिलती है, आपकी यहां पर जो कोशिका होती है अंड कोशिका से। ठीक है, तो भ्रूण कोश, आपने भ्रूण कोश पिछले वीडियोज में पढ़ रखा है। तो ज्यादातर पौधों में या फिर फिक्स ऐसा होता है, सभी पौधों में ऐसा देखा गया है कि भ्रूण का विकास बाद में होता है। ध्यान दीजिएगा, भ्रूण का विकास बाद में होता है, पहले भ्रूणकोश का विकास होता है। मतलब कि जैसे मान लो, उदाहरण शांत से आराम से देखिए,
जैसे जनन कोशिका आई, दो जनन कोशिकाएं होती है ना, एक इससे मिल गई और एक इससे मिल गई, ठीक है भैया। तो इससे किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। इससे किसका निर्माण होता है? इससे युग्मनज बन जाता है, ठीक है। तो युग्मनज पहले थोड़ा विश्रामावस्था में रहता है, ऐसा नहीं कि जैसे युग्मनज बना कोशिकाएं तड़ातड़ विभाजन करना शुरू और दुनिया भर का बनना शुरू, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब युग्मनज का निर्माण होता है तो थोड़ा विश्रामावस्था में चली जाती है कोशिकाएं। आपकी ये कोशिका जो युग्मनज बनता है थोड़ा विश्राम करता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जब तक ये विश्राम करता है तब तक ये जो भ्रूणपोष की कोशिका होती है यह विभाजन करके धीरे 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 क्या करती है कि पूरे भ्रूणकोश को घेरने लगती है, पूरे एम्ब्रियो सैक को घेरने लगती है। क्या चीज? आपका एंडोस्पर्म। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए, अगर उदाहरण के लिए मान लीजिए ऐसा हो जाए कि ये अपना विभाजन करना शुरू कर दे, कोशिकाएं इसकी युग्मनज को बढ़ना शुरू कर दें, तो इसको पोषण कहां से मिलेगा? है कि नहीं? पोषण भी चाहिए। अगर ये कोशिका बड़ी होगी तो इसको ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, ज्यादा पोषण चाहिए होगा, लेकिन वो पोषण ये फिर पूरा नहीं कर पाएगी। जैसे गांव में होता नहीं, जैसे जब मान लीजिए किसी के घर पे कोई कार्यक्रम खाना बन रहा है तो पहले खाना बन जाता है ना, तब फिर आदमी को खाने के लिए कहा जाता है कि भैया आप लोग अब खा सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि हाँ भैया चलो खाना नहीं बना और प्लेट दे दिया जाता है, ऐसा तो होता नहीं। अगर प्लेट पहले दे दिया जाएगा तो उन लोगों को, कई लोग तो भूखे रह जाएंगे, कहेंगे छोड़ो यार हटाओ जाओ यहाँ से, चलते घर पर खाते हैं। होगा कि नहीं होगा? तो वही चीज यहाँ पर होता है। ये युग्मनज क्या करता है? विश्रामावस्था में रहता है, पहले शांत पड़ा रहता है, कुछ भी इसमें कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं देखने को मिलते हैं। उतने टाइम में यहाँ पर भ्रूणपोष जो है वो विभाजन करके कई सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है, मतलब कि भोजन बना लेता है। भाई भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य क्या होता है? आपने अभी पिछले वीडियोज में जस्ट पढ़ा कि भ्रूणपोष का जो कार्य होता है वो पोषण प्रदान करने का होता है। किसको पोषण प्रदान करती है? भ्रूण को। सब चीज भ्रूण के लिए ही हो रहा है, सब चीज भ्रूण के लिए हो रहा है। तो भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य क्या है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ऊर्जा देना, शक्ति देना, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, फिर ये अपना विभाजन शुरू करता है जिससे कि इसको पोषण मिलता रहे। समझ में आ गया ना इतना? तो ये एक विशेष प्रकार का अनुकूलन होता है, ठीक है। इसी अनुकूलन के चलते भ्रूणपोष का विकास पहले होता है और भ्रूण युग्मनज का विकास बाद में। तो समझ में आ गया ना? एक प्रश्न भी बनता है, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि भैया बताइए कि आखिर जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उनमें भ्रूणपोष का विकास पहले होता है और युग्मनज का विकास बाद में, क्यों? तो आपको क्या बताएंगे? बस यही मैटर है कि पोषण के कारण, इसको पोषण प्रदान करना होता है इसलिए ये पहले होता है, विकास करता है, कई सारी कोशिकाएं विभाजन करती हैं और ये बाद में। समझ में आ गया ना? तो यहां पर हम इसमें एक और लिख देते हैं, भ्रूण का विकास बाद में होता है, बाद में होता है। पहले किसका विभाजन होता है? पहले भ्रूणपोष का, पहले भ्रूणपोष का विभाजन होता है। यह एक विशेष प्रकार का अनुकूलन है, यह एक विशेष प्रकार का अनुकूलन है। समझ में आ गया ना ये चीज? पहली चीज अब आपको एक बार फिर से, अगर आप भ्रूण के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आप यहां से सीख सकते हैं। पहली चीज हमने बताया आपको कि भ्रूण का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत, एम्ब्रियोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं। और भारत में भ्रूण विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो हैं पंचानन माहेश्वरी,
ठीक है, पंचानन माहेश्वरी करके साइंटिस्ट हैं जो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भ्रूण का विकास किससे होता है आपको पता हो गया, युग्मनज से होता है। उसके बाद हमने एक तीसरी और प्रमुख बात आपको बताई कि इनमें एक विशेष प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, भ्रूण पोष का विकास पहले होता है और भ्रूण का विकास बाद में। ठीक है, अब तो ये बेसिक सी चीजें थी, हमने भ्रूण के बारे में आपको बता दी हैं, समझ में भी आ गया होगा आपको। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं कि देखो अब हम बात करते हैं, देखो दो तरीके के हमारे पास पौधे हैं, एक बीजपत्री और एक होते हैं द्विबीजपत्री। आप सभी जानते हैं कि जैसे जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें एक बीजपत्र पाया जाता है, और जो द्विबीजपत्री होते हैं जो उनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं। जैसे जो मटर हो गया, चना हो गया, है ना, आम हो गया, ये सब कैसे पौधे, महुआ हो गया, ये सब द्विबीजपत्री पौधे हैं। कैसे पौधे हैं, द्विबीजपत्री पौधे हैं। जैसे घास हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये कैसे हैं, एक बीजपत्री पौधे हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि भैया देख लेते हैं कि द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास कैसे होता है और एक बीजपत्री में कैसे होता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भ्रूण का विकास है ना, दोनों में लगभग जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जो प्रारंभिक शुरुआत की अवस्था होती है, दोनों में एक जैसे होता है, लेकिन बाद में कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। इसी वजह से हम लोगों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं अब हम लोग द्विबीजपत्री में पौधों में भ्रूण का विकास। तो अब हम लोग देख लेते हैं द्विबीजपत्री में पौधों में भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक है, भ्रूण का विकास कैसे होता है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि थोड़ा सा जान लीजिए कि द्विबीजपत्री पौधे कहते किसे। ठीक है, तो ऐसे पौधे जिनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं। आपने जैसे देखा होगा आम, देखिए आप सभी ने देखा है, आम की गुठली देखी है, सभी ने देखी है, आम तो खाया होगा। गुठली को जब आप खोलते हैं तो उसमें आप बीज देखते हैं, बीज में क्या होते हैं, दो फलक होते हैं, है ना, उनको आप बीज से तोड़ के अलग कर सकते हैं। तो जितने पौधों में, ठीक है, ऐसी संरचनाएं मतलब दो बीजपत्र पाए जाएंगे, उनको, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। ठीक है, मतलब जैसे इसमें उदाहरण में हमने क्या बता दिया, आम के अलावा आप महुआ जानते हैं, पता नहीं आप जानते हो या नहीं, लेकिन गांव में काफी ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा, महुआ हो गया। और कुछ पौधों में जैसे आप किसका नाम ले सकते हैं, नीम, सभी लोग जानते हैं, है कि नहीं। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो द्विबीजपत्री होते हैं। तो सिंपली अब आपको समझ में आ गया ना कि द्विबीजपत्री पौधे कहते किसे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें भ्रूण का विकास कैसे होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, इसको बना देने से ना आपको बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आएगा। बस आप केवल देखना है आपको, बाकी काम हमारा है, समझाने की जिम्मेदारी भी हमारी। ठीक है, तो आपने देखा कि पुष्प के अंदर बीजांड में इस तरीके की संरचना बीजांड काय होती है, सबको पता है। उसके बाद ये क्या है, आपका भ्रूणकोश है। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या होती है, जनन कोशिका, एक अंड कोशिका होती है और जनन कोशिका आकर के यहां से मिलती है। ठीक है, अब यही जो है ना, यही आगे विकास करके कोशिकाओं का विभाजन करके किसका निर्माण करती है, भ्रूण का। वो कई सारे चरणों में होता है, तो हम एक एक स्टेप को देखने वाले हैं। सबसे पहले ये जो, अब हम केवल इसके बारे में बात करेंगे, केवल पूरा चित्र ना बना करके, केवल अब हम इसे बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, जैसे ही निषेचन होता है तो जो युग्मनज होता है, सबसे पहले द्विबीजपत्री पौधों में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कोशिका अपने चारों तरफ सेलुलोज की कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप पूरा हो गया, आपके किताब में भी ये चित्र बना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो युग्मनज होता है, ये जो युग्मनज है ना, कुछ नहीं करता, पहले अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेता। कोशिका भित्ति किसकी बनती है, सेलुलोज की। ये क्या है, कोशिका भित्ति निर्माण कर ले।
अब ये आपके मन में आएगा ये क्यों फालतू इतना बना रहा है, क्यों अपना ऊर्जा नष्ट कर रहा है फालतू की चीजों में। तो ये फालतू की चीज नहीं होती है। भ्रूण को पता होता है, युग्मनज को पता है कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए ये क्या करता है, अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेता है, ठीक है, जिससे कि इसकी सुरक्षा हो सके। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, यह कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन पाया जाता है। और यह कोशिका क्या होती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अब दो भागों में विभाजित हो जाती है तो कोशिका कुछ इस तरीके से बन जाती है। ऐसे आप बना सकते हैं, मतलब कोई फिक्स डिजाइन नहीं है यार, है ना, मतलब परेशान मत हुआ करो। मुझे तो ऐसा लगता है ना, जीव विज्ञान में किसी ने कुछ अलग ही दिखेगा कुछ भी, ठीक है, मतलब लगना चाहिए कि हाँ ऐसे ही हमें कबूतर बना दो, मतलब समझ रहे हैं ना, लगना चाहिए कि हाँ कुछ बना है उसी तरीके का है, बस सेम टू सेम जरूरी नहीं। तो सबसे पहला स्टेप समझ में आया। पहला चरण क्या होती है कि जो युग्मनज होता है अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, ठीक है। दूसरा चरण क्या होता है कि जो युग्मनज होता है वह अपना अनुप्रस्थ विभाजन करता है और एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। समझ में आ गया ना यहां तक। अब उसके बाद क्या होता है, अब सबसे पहले इन दो कोशिकाओं का आप लोग नाम जान लीजिए कि किसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भ्रूणीय कोशिका कहा जाता है। ये क्या है, भ्रूणीय कोशिका, ठीक है। और इसको बोलते हैं निलंबक कोशिका, निलंबक, निलंबक कोशिका बोलते हैं, ठीक है। एक को भ्रूणीय कोशिका और एक को क्या बोलते हैं, निलंबक कोशिका। ध्यान दीजिएगा, अब हम भाई देखो किसको भ्रूणीय कोशिका बोलेंगे और किसको निलंबक कोशिका बोलेंगे ये भी ध्यान दे लीजिएगा। तो जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होता है, जो बीजांड द्वार की ओर कोशिका स्थित होती है उसको निलंबक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर इसको अगर आप बनाएंगे ना तो ऐसे बना सकते हैं, समझने के लिए देखिएगा यहां पर, मतलब ये थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, उल्टा मतलब समझ रहे हैं, ये निलंबक नीचे होना चाहिए, ये ऐसे, लेकिन सभी किताबों में सेम बना हुआ है तो इसलिए हम भी बना रहे हैं। आप लेकिन समझिएगा इसको, देखिए ये भ्रूणीय कोशिका है और ये क्या है आपकी निलंबक कोशिका। समझ में आया ना, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला स्टेप, कोशिका अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति बनाई, फिर विभाजन हुआ, दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ, एक को निलंबक कोशिका, दूसरी को भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। समझ में आया ना। तो निलंबक कोशिका किसे कहते हैं, जो कोशिका बीजांड द्वार, यही तो है आपका बीजांड द्वार, है कि नहीं, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, बीजांड द्वार। तो जो कोशिका बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है उसे निलंबक कोशिका बोलते हैं, और जो कोशिका चलेजा निभाग की ओर स्थित होती है, अंदर की तरफ स्थित होती है ना, ये देखो ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये निभाग का हिस्सा है, ये सब है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, भ्रूणीय कोशिका। समझ में आ रहा है ना इतना, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, देखो ये निलंबक कोशिका, सीधा अगर बताए ना तो निलंबक कोशिका अब फिर से विभाजन करती है, और फिर से विभाजन करके निलंबक कोशिका क्या करती है, 8 से 10 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। कितने, 8 से 10। हम इसको बना देते हैं, देखिए ये एक हो गई कोशिका, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोटे छोटे बना दे रहे हैं हम ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद ये देखो, ये इतनी क्या है आपकी निलंबक कोशिका, फिर से ध्यान दीजिएगा, कुछ हुआ नहीं है, केवल इतना हुआ है, पहले निलंबक कोशिका विभाजन करती है अपना, और विभाजन करके 8 से 10 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, ठीक है। तो ये निलंबक कोशिका, अभी भ्रूणीय कोशिका में कुछ नहीं हुआ है। अब हम इसको जान लेते हैं, इसमें जो सबसे ऊपर वाली कोशिका होती है
इसे पुटिका कोशिका भी कहा जाता है, पुटिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पुटिका कोशिका कहते हैं। और इसी में जो सबसे नीचे निलंबक कोशिका होती है, ये वाली, ठीक है, यहां पर ये जो कोशिका है जो भ्रूणीय कोशिका से चिपकी होती है, इसको बोलते हैं आध स्फीतिका, आध स्फीतिका कोशिका, आध स्फीतिका कोशिका। समझ में आ गया ना, सीधा सा है। मतलब अब यही कोशिकाएं जब भाई 8-10 बन गई तो जो सबसे ऊपर वाली है उसको हम पुटिका कोशिका बोलते हैं, और ये जो सबसे नीचे वाली कोशिका है निलंबक कोशिका की, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आध स्फीतिका कोशिका। ठीक है, अब आपके समझ में आ रहा होगा कि यार ये क्यों इतना फालतू परेशान कर रहे, इतना बड़ा बड़ा ये क्या बना रही कोशिका उसका, है ना। अगर आ रहा हो मन में तो ये जान लीजिए फालतू में कुछ भी तो होता है नहीं, है कि नहीं। आप भी अपने मतलब के लिए पढ़ रहे हैं, ये भी अपने मतलब के लिए कोशिका विभाजन कर रही है कि नहीं भाई। तो ये किस लिए करती, देखो भाई ये है भ्रूणीय कोशिका, मेन चीज है ये नहीं है मेन चीज। लेकिन इसको अब चाहिए भोजन, इसको चाहिए भोजन, तो इसको कहां से मिलेगा भोजन, कहां से मिलेगा भोजन, तो इसको भोजन मिलती है इसी नहीं ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाली भ्रूणीय कोशिका है, ये निलंबक है। ठीक है, तो ये निलंबक क्या करता है, और यहां पर सब ये सब क्या है, ये क्या है, भ्रूणपोष है। ठीक है, क्या है ये सब, क्या है, भ्रूणपोष भरा होता है, मतलब पोषक तत्व भरे होते हैं इसमें, कोशिकाएं जो पोषण प्रदान करती हैं। तो अब ये ना, अब इसको ये वाला चित्र अगर आप यहां पर ऐसे शिफ्ट कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा उल्टा, है ना, तो ये आध स्फीतिका वाला जो हिस्सा है ये यहां पर आ जाएगा। ये वाला बीच के आप समझ सकते हैं, ये बीच में जो गला है ना, गला, ये क्या करता है, ये जो गला है ये विशेष रूप से ये बाद में जाकर के मूल गोप का निर्माण करती, रूट कैप बनाती। ठीक है, अब ये सारा पोषण यहां से चूसेगी, ये जो पुटिका कोशिका है ये इसमें बना लिया, देखो ये मैं छोटा छोटा बना दे रहा हूं, ये पुटिका कोशिका है। ठीक है, अब इसने पोषण को चूसा, इसको चूसड़ कोशिका भी कहते हैं इसीलिए, है कि नहीं, क्या बोलते हैं, चूसड़ कोशिका। जैसे जोंक नहीं होता है, जोंक का मुंह देखें आप लोग कैसे होता है, थोड़ा सा गोल सा होता है ना, छिद्र होता है, वैसे ही ये भी, ये वाले भी कोशिका होती है। तो ये क्या करेगी भैया, चूसड़ कोशिका कहते हैं, तो इसका मतलब कि चूसने का काम करती है। क्या चूसती है, पोषक पदार्थों। तो ये पोषक पदार्थों को चूसेगी और चूस करके ऊपर की तरफ धकेलती जाएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ धकेलती जाती है, धीरे धीरे इसको क्या कर देती है, इसी में धंसा देती है, भ्रूणपोष में। ठीक है, समझ में आ गया ना। ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि यहां पर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित है, पोषक पदार्थ उपस्थित है, इसको भी चाहिए पोषण। तो ये देखो स्वयं क्या करती है कि पोषण ग्रहण करेगी और भ्रूणीय कोशिका को देगी। आप यहां पर समझिए, ये क्या करेगी, पोषण को ग्रहण करेगी और इसको देगी, ये कोशिकाएं इसमें शिफ्ट करती जाएंगी भोज्य पदार्थों को। ठीक है, अब भोज्य पदार्थों को शिफ्ट करती जाएंगे और ये कोशिकाएं विभाजन करती जाएंगी, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, भ्रूणीय कोशिका धीरे धीरे कहां आता है, अंदर की ओर आता जाता है। समझ में आ गया ना, अंदर की ओर धीरे धीरे घुसता जाएगा, भ्रूणीय कोशिका यहां पर आ जाएगी फिर। और ये क्या करता है, पूरे जो भ्रूणपोष वगैरह है सबको, और कभी कभी तो ये इसको चीर करके बाहर आ जाता है और बीजांडकाय ये जो है ना, इस पूरे को चूस लेता है। ठीक है, पूरे को चूस लेता है और सारा पोषक तत्व दे देते हैं किसको, भ्रूणीय कोशिका को। तो सीधा सीधा अगर हम आपसे बोले ना, दो ही प्रमुख भाग है भैया, एक है निलंबक कोशिका, दूसरा है भ्रूणीय कोशिका। ठीक है, भ्रूणीय कोशिका जो होती है यही आगे विकास करके भ्रूण का निर्माण करती है, जिससे कई संरचनाएं बनती हैं। और जो आपकी निलंबक कोशिका ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती है बस। ठीक है, क्या प्रदान करेगी, पोषण प्रदान करती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद अभी तो आपने केवल निलंबक कोशिका का विभाजन देखा कि किस तरीके से निलंबक कोशिकाएं विभाजित हो रही। उसके बाद क्या होता है, ये वाली जो कोशिका भ्रूणीय कोशिका भी विभाजन करती है।
ठीक है, तो ये विभाजन करेगी, तो हम इसे भी बना करके आपको दिखा देते हैं ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके, ठीक है। इसमें मतलब 8 कोशिकाएं होती है, आप ऐसे बना सकते हैं, कैसे भी बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया ना? तो पहले ये क्या हुआ, निलंबक कोश का विभाजन किया, बाद में भ्रूणीय कोश का ने भी विभाजन किया। तो भ्रूणीय कोश का विभाजन करके 8 कोशिकाएं बनाती हैं, इसको अष्टांग कोशिका भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहां पर बन रहा, भ्रूणीय कोशिका में बनती है अष्टांग कोशिका। जब कोशिकाएं विभाजन करके 8 कोशिकाएं बन जाती हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, अष्टांग कोशिका। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है आपको, अभी फिर से मैं इसको रिवाइज करा दूंगा, अगर कहीं पे कंफ्यूजन है, कुछ समझ में ना आ रहा होगा तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें आप देखेंगे जो ऊपर की 4 कोशिकाएं, मतलब 8 कोशिकाएं होती है ना, तो जो ऊपर की 4 कोशिकाएं होती है और नीचे की 4 कोशिकाएं, उनको भी कुछ नाम दिया जाता है। तो इन वाली कोशिकाओं को अधराधार कोशिका बोलते हैं, अधराधार कोशिका। समझ में आ गया ना? और इन वाली को बोलते हैं अध्याधार, अधराधार और अध्याधार कोशिका, ठीक है, कोशिका लिख लीजिएगा। समझ में आ गया ना? अधराधार, अधराधार देखिए किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होती है कि यहाँ पर जो आध स्फीतिका कोशिका है, इसको आध स्फीतिका कोशिका बोलते हैं ना, इस पर रखी होती है। जैसे ऊंट में आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अधरा न धरी करके कुछ दोहे हैं बिहारी के, है ना, ऊंट है ना, ये ऊपर वाले को अधरा बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर वाला नीचे वाले पे रखा होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जो भ्रूणीय कोशिका में ये जो 4 कोशिकाएं होती है, ये किस पर रखी होती हैं या फिर किससे जुड़ी होती है, आध स्फीतिका से, इसलिए इन्हें अधराधार कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अध्याधार कोशिकाएं जो इधर चलेजा की तरफ होती हैं, कोशिकाएं जो अधराधार से जुड़ी होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, अध्याधार कोशिका कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अब हम एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं 2 मिनट में अब आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले जो यूग्मनाइज होता है, अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण किया, क्लियर। उसके बाद अपरस विभाजन हुआ और एक कोशिकाओं से 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। एक कोशिका को भ्रूणीय कोशिका बोलते हैं, दूसरे को निलंबक कोशिका बोलते हैं। अब आपके मन में आएगा वही कि अंदर, इसमें जो अंदर है ना, इसको हम किसको निलंबक कोशिका बोलेंगे और किसको भ्रूणीय कोशिका। तो ध्यान रखिएगा, जो बीजांड द्वार की ओर कोशिका स्थित होती है, इधर नीचे की ओर जो कोशिका स्थित होती है, उसी को निलंबक कोशिका बोलते हैं, और जो ऊपर की ओर स्थित होती है उसको भ्रूणीय कोशिका बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया ना? उसके बाद निलंबक कोशिका अपना झटाक से बढ़िया विभाजन करना शुरू कर देती है और 8 से 10 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। 8 से 10 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। तो जो सबसे ऊपर कोशिका होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा फूली हुई होती है, और इसे चूसड़ कोशिका भी कहा जाता है क्योंकि यह पोषक पदार्थों को चूस करके भ्रूणीय कोशिका को प्रदान करने का कार्य, मतलब चूसने का कार्य करती, इसलिए इसे पोषण कोशिका कहते हैं, ठीक। उसके बाद एक आध स्फीतिका कोशिका आपने पढ़ा, ठीक है। ये कोशिकाएं प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है, जानी जाती है क्योंकि इनका प्रमुख योगदान होता है कि नहीं, चूसने का कार्य तो यही कर रही, बाकी तो ये सहायक कोशिकाएं आप कह सकते हैं, क्योंकि चूसने के बाद में यहां तक पहुंचाना होता है भोजन को, तो ये सहायक कोशिकाएं पहुंचाती हैं। और इसमें से बाद में क्या होता है कि सभी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, बाकी केवल ये आध स्फीतिका कोशिका बचती है, और इससे भी कुछ अंगों का निर्माण होता है बीच में, ठीक है। आध स्फीतिका से सीधा सीधा मूल गोप का निर्माण होता है, ठीक है। रूट आपने जड़ें देखी होगी, जड़ों के ऊपर एक कैपिंग लगी होती है, ठीक है, जिससे जड़ों को नुकसान न पहुंचे, तो वो बनाती है आध स्फीतिका। समझ में आ गया ना? उसके बाद तो 8 से 10 कोशिकाएं बनी,
सबसे ऊपर वाली कोशिका को पुटिका कोशिका और इधर नीचे वाली को आधस्फीतिका कोशिका। यह भोजन को चूसने का कार्य करती है और यह मूल गोप का निर्माण करती है। उसके बाद भ्रूणीय कोशिका विभाजन करके 8 कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो आधस्फीतिका से कोशिकाएं जुड़ी होती हैं उन्हें अधराधार कोशिका कहते हैं। जो और अधराधार से जो कोशिकाएं जुड़ी होती हैं उन्हें अध्याधार कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। हमने तो बता दिया, 2 ही 3 स्टेप है प्रमुख रूप से। भाई युग्मनज कोशिका भित्ति का निर्माण किया, फिर 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ऊपर वाली कोशिका पहले विभाजन किया, फिर उसके बाद नीचे वाली कोशिका ने विभाजन किया और अधराधार कोशिका अध्याधार कोशिका का निर्माण। तो अब हम जानेंगे इसके बाद कि अधराधार कोशिका से क्या किस किस का निर्माण होता है, कौन कौन से अंगक का, और अध्याधार से किसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो हम इसे अब मिटाएंगे। ठीक है, और इसे मिटाने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अब हम जान लेते हैं कि अधराधार कोशिका से क्या क्या बनते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा एक चीज और, यहाँ पर कोशिकाएं देख रहे हैं किस तरीके से बदलाव को प्राप्त कर रही हैं। यहाँ पर कोशिका एक कोशिकीय है, फिर 2 कोशिकीय है, फिर यहाँ पर गोलाकार बन जाती है। यही कोशिका आगे हृदयाकार थोड़ा दिखती है। ठीक है, और परिपक्व होने के बाद में दूसरे तरीके से थोड़ा सा दिखती है, किताब में जैसे दिखाया हुआ। तो अब हम इसे जान लेते हैं। इसे मिटा रहे हैं, आप लोग अगर नहीं लिखे हैं तो लिख सकते हैं, समझने के लिए डायग्राम बेहतर है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर अध्याधार और अधराधार से कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है और उनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अध्याधार कोशिका है, आपने अभी देखा कि जो भ्रूणीय कोशिका होती है ना, वो 8 कोशिकाएं होती हैं, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। और जो इधर वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं ये निभाग की तरफ जो स्थित होती हैं, उन्हें अध्याधार कोशिका कहा जाता है। इनसे 3 संरचनाओं का निर्माण होता है, बीजपत्र का, प्रांकुर का और बीजपत्रोपरिक का। ठीक है, कई बार ये शब्द हमें सुनने में सही नहीं लगते या फिर समझ में नहीं आते, इसलिए हम इनके कार्य भी देखेंगे तो इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला बीजपत्र के बारे में जानते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिएगा आप सभी कि अगर बायोलॉजी या आप बायोलॉजी तो खास करके अगर आप पढ़ते हैं तो आप हिंदी वर्ड के साथ इंग्लिश वर्ड भी सीखें। ठीक है, कई बार हिंदी वर्ड आपको लगेगा कि ये नया है ना, तो इंग्लिश शब्द आपको वहां पर एक ही होता है तो वो हेल्प करेगी। ठीक है, तो दोनों चीजें जरूरी हो जाती है। तो बीजपत्र, इसका कार्य क्या होता है? देखो, ये पोषण संचित करती है। ठीक है, क्या करती है? पोषण संचित करती है। जैसे आपने मूंगफली देखी होगी, मूंगफली को जब आप तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद में वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है, तो जो फूला हुआ हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? बीजपत्र कहते हैं। और ये पोषण संचित करती है। आखिर क्यों करती है? अगर मन में आए क्यों करती है, तो इसका आंसर ये होता है कि यह जो पोषण संचित करती है, जब बीज अंकुरण होने को होता है उतनी टाइम इसका उपयोग होता है, इसलिए ये लोग पहले से ही संचित करके रखते हैं। दूसरी बात है प्रांकुर। ठीक है, जिसे प्लूमेल बोलते हैं इंग्लिश में। प्रांकुर क्या होता है? यह भ्रूण की वह संरचना है जो आगे चलकर तने का निर्माण करती है। पूरा वाक्य नहीं लिखा हुआ है, आप स्वयं से लिख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। तो प्रांकुर क्या होता है? प्रांकुर से ही तने का निर्माण होता है। ठीक है, एक प्रांकुर होता है, एक मूलांकुर। प्रमुख रूप से प्रांकुर और मूलांकुर होता है। ठीक है, तो प्रांकुर से तने का निर्माण होता है, मतलब पौधा ऊपर की ओर गति करता है, और जो मूलांकुर होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ गति करता है। ठीक, मतलब जड़ का निर्माण होता है सीधा सीधा। तो प्रांकुर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है बीजपत्रोपरिक। ठीक है, यह मध्य में स्थित होता है और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, मध्य में का मतलब जो भ्रूण होता है उसके बीच में ठीक है, बीजपत्रोपरिक उपस्थित होता है और किससे बना होता है? प्रोटीन से। ठीक है, तो ये 3 संरचनाएं अध्याधार कोशिका से बनती हैं, बीजपत्र, प्रांकुर और बीजपत्रोपरिक। हमने सभी के कार्य बता दिए आपको। अब हम देख लेते हैं अधराधार से बनने वाली संरचनाओं के बारे में।
सबसे पहला है मूलांकुर। मूलांकुर, इससे जड़ का निर्माण होता है। मूल का मतलब समझ रहे ना, मूल का मतलब क्या होता है? रूट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट, मतलब जड़। तो जड़ का निर्माण किससे होता है? मूलांकुर से होता है। और मूलांकुर किससे बनता है? अधराधार जो कोशिकाएं होती उससे बनता है। ठीक है। उसके बाद बीजपत्राधार आता है, हाइपोकेटाइल्स, केटाइल्स, ठीक है, हाइपोकेटस। बीजपत्राधार, यह संरचना बीजपत्र के आधार पर स्थित होती है। जो ये बीजपत्र होता है इसके आधार निचले सिरे पर, ठीक है, स्थित होती है, उसको क्या कहते हैं? बीजपत्राधार कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख संरचनाएं हैं जो कि एक आपको बीज में कह सकते हैं, सीधा सीधा बीज में देखने को मिलेंगे। ठीक है। आप कभी भी मूंगफली, आप चने को शाम को रख दीजिए मतलब पानी में, सुबह देखेंगे तो आपको इनमें से कुछ संरचनाएं आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसमें से आप देखेंगे 2 कलिकाएं निकलेंगे, एक निकलती है ना, एक ऐसे करके, तो वो जमीन को जाती है, फिर वहीं से एक निकलेगी ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी के साथ एक बीजपत्री पौधों का भी देख लेते हैं कि भ्रूण का विकास उनमें कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, हम जान लेते हैं कि एक बीजपत्री पौधे कहते किसे। सबसे पहले तो अगर किसी भी पौधे के जो बीज होते हैं, ठीक है, उनमें अगर एक बीजपत्र पाया जाता है तो उन्हीं को क्या कहते हैं? एक बीजपत्री पौधे कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें आप गेहूं लिख सकते हैं, मक्का, और सबसे प्रमुख रूप से घास भी इसी में आती है। ठीक है, घास। ठीक है, ये ऐसे पौधे हैं जो क्या होते हैं? एक बीजपत्री होते हैं। ठीक है, प्रमुख रूप से ध्यान देना है। तो अब आपको इतना पता लग गया कि एक बीजपत्री पौधे कहते किसे हैं और उदाहरण भी बता दिया हमने। उसके बाद दूसरी बात अब आप ये जान लीजिए, जैसे मतलब ये पहली बात हो गई आपकी, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात ये है कि थोड़ा ध्यान देने की बात है कि जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जो बीजपत्र होता है उनको स्कूटेलम बोलते हैं। स्कूटेलम, हिंदी में प्रसल्क शब्द का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नीट के दृष्टि से भी तो और ज्यादा। ठीक है। जो घास परिवार है, ठीक है, घास परिवार के जितने भी सदस्य, मतलब अगर कोई घास हम आपको दे दें और हम कहें कि भैया इसका ये बीजपत्र को हम क्या किस नाम से जानेंगे, तो आपको बताना है कि स्कूटेलम या प्रसल का नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी में खास करके घास परिवार के लिए लिखा गया ऐसा कि घास परिवार में इसी बीजपत्र को, ये जो बीजपत्र है इसी को हम लोग स्कूटेलम या प्रसल कहते हैं। ठीक है, 2 बातें क्लियर हो गई ना। तीसरी बात यह है कि जब, जैसे कि अभी हमने द्विबीजपत्री पौधों में देखा था ना, वहां पर जो कोशिका होती है युग्मनज, सबसे पहले अपने चारों तरफ कोशिका सेम ही है, मतलब थोड़ा बहुत अंतर आता है, बहुत ज्यादा यह है कि उसमें 2 बीजपत्र बनते हैं, इसमें एक ही रहता है बस। ठीक है, और जो भी अंतर है आपको देखने से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज है यह है कि यहाँ पर ये जो बीज युग्मनज है अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण कर लिया, ऐसा उसमें भी था, हो गया। दूसरी बात, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। हमने 2 कोशिकाओं का भी निर्माण कर लिया। ठीक है, ये 2 कोशिकाओं का निर्माण। एक को हम क्या कहेंगे? भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। ये अगर मैं पिछले की तरह बनाऊं इसे, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगी, फिर और कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ऐसे ठीक है। ये भ्रूणीय कोशिका हो गई, एक आपकी भ्रूणीय कोशिका और एक आपकी निलंबक कोशिका। निलंबक कोशिका क्या करेगी? पोषण प्रदान करेगी, वैसे शोषण अंग का कार्य करेगी। और जो भ्रूणीय कोशिका होती है, भ्रूणीय कोशिका यही विकसित करके कई सारे मतलब संरचनाओं का निर्माण करती, मतलब बीज का निर्माण करती, सीधा सीधा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? यहां पर जो निलंबक कोशिका है, मैं लिख देता हूं उसे, ये आपकी ऊपर की तरफ हमने पिछले में क्या बनाया था? निलंबक बनाया था, तो यहां पर भी निलंबक को ऊपर ही रख देते हैं। ठीक है, निलंबक हो गई। और ये आपकी कौन सी कोशिका है? भ्रूणीय कोशिका।
ठीक है, ये आपके भ्रूणीय कोशिका, ये निलंबक कोशिका, ये पोषण को चूसेगी और इसे प्रदान करेगी। उसके बाद ये जो भ्रूणीय कोशिका है, इसमें कुछ संरचनाओं का निर्माण होता है, सीधा सीधा वैसे ही है। ये देखिए एक बीजपत्री पौधे का अनप्रस्थ काट दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कुछ संरचनाएं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले मतलब सेम ऐसे बनता है, उसके बाद जो निलंबक है यह पोषण प्रदान करता है इसे, उसके बाद यहाँ की कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं और विभाजित हो करके इसमें, मैं बता देता हूं पूरा पूरा, इसको मध्य कोशिका बोलते हैं, ये आपकी क्या है, मध्य कोशिका, ठीक है। और ये है आपकी शीर्ष कोशिका, इसको कहते हैं शीर्ष कोशिका, ठीक है। ये पोषण प्रदान किया, लंबाई में बढ़ी, पोषण प्रदान किया, उसके बाद यहाँ की कोशिकाएं विभाजित हुई, दो कोशिकाओं का निर्माण किया, मध्य कोशिका का और शीर्ष कोशिका का। अब मध्य कोशिका से कुछ संरचनाओं का निर्माण होता है और शीर्ष कोशिका से कुछ संरचनाओं का निर्माण होता है, और ये वाली कोशिका ना पोषण प्रदान करने के बाद में समाप्त हो जाती है जब बीज परिपक्व हो जाते हैं, तो ठीक है। तो इसलिए ये बचती नहीं है, यहाँ पर आधि स्फीतिका केवल बचेगी, वो मूल गोप का निर्माण करेगी, ठीक है। और मध्य कोशिका से कौन कौन सी संरचनाएं बनते हैं वो सब अब हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, शीर्ष कोशिका देख लें। शीर्ष कोशिका, शीर्ष कोशिका से देखो बीजपत्र का निर्माण होता है, किसका, बीजपत्र बनता है, बीजपत्रोपरिक बनता है, बीजपत्रोपरिक का निर्माण होता है, और उसके बाद है प्रांकुर का निर्माण होता है, ठीक है। ये किससे बनती है, शीर्ष कोशिकाओं से। उसके बाद जो आपकी मध्य कोशिका होती है उससे कुछ संरचनाओं का निर्माण होता है, जो कि है प्रमुख रूप से आपकी मूलांकुर हो गई, ठीक है, और बीजपत्राधार ये हो गई, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3 1 2, ठीक है। समझ में आया? एक बार हम फिर से देखते हैं इसे, अगर ना समझ में आया हो। सबसे पहले जो युग्मनज होता है, युग्मनज अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, समझ में आ गया। दूसरी बात, फिर कोशिकाएं विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, मतलब युग्मनज विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। एक कोशिका को निलंबक बोलते हैं, दूसरे को भ्रूणीय कोशिका बोलते हैं, सेम वैसे जैसे बीजपत्री, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो निलंबक का कार्य क्या होता है, पोषण प्रदान करना, चूसण अंग का कार्य करती, पोषण को चूस करके बीजांडकाय से इसे प्रदान करती है भ्रूणीय कोशिका। उसके बाद ये नष्ट हो जाती, केवल इसकी एक कोशिका बनती है आद्य स्फीतिका, हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। यही आद्य स्फीतिका किसका निर्माण करती है, मूल गोप का, रूट कैप बनाती है, जड़ों के ऊपर जो कैपिंग होती है उसका निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद इसका तो काम आपको समझ में आ गया, विभाजन समझ में आ गया। उसके बाद जो भ्रूणीय कोशिका होती है दो भागों में विभाजित होती है, मध्य कोशिका और शीर्ष कोशिका। तो शीर्ष कोशिकाओं से कुछ संरचनाओं का निर्माण होता है, बीजपत्र, बीजपत्रोपरिक और प्रांकुर। इनके क्या कार्य होते हैं, जैसे प्रांकुर तने का निर्माण करता है ना, बीजपत्र भोजन संचित करने का कार्य करते हैं। तो ये सब आपने अभी देख ही रखा है, तो इसलिए इस पर हम फिर से नहीं बात करते हैं। इतना आप जान लीजिए कि शीर्ष कोशिका से बीजपत्र, बीजपत्रोपरिक और प्रांकुर का निर्माण होता है। उसके बाद जो मध्य कोशिका होती है उससे मूलांकुर बनता है और बीजपत्राधार बनता है। समझ में आ गया ना? अब आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक और चीज देख लीजिएगा जो छूट रही है, कि इन तीनों के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, एक चोल होता है, एक जैकेट होती है, जैसे हम पहने ना, ऐसे इसी तरीके से इनके ऊपर एक जैकेट होती है, चोल होता है, आवरण होता है, जो सल्क विहीन होता है, मतलब विखंडित नहीं होता, पूरा मतलब सल्की होता है, उसको प्रांकुर चोल बोलते हैं। समझ में आया ना? प्रांकुर चोल किस किस के ऊपर पाया जाता है, बीजपत्र, बीजपत्रोपरिक और प्रांकुर के ऊपर जो चोल पाया जाता है उसे प्रांकुर चोल बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मूलांकुर और बीजपत्राधार के ऊपर चोल पाया जाता है उसको मूलांकुर चोल,
तो समझ में आ गया होगा भाई आपको अभी इस वीडियो में। अब आपने भ्रूण के बारे में पूरा पढ़ लिया, मुझे लगता है हमने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं समझ में भी आया होगा। सबसे पहले आपको भी आसान है, ज्यादा सोचना नहीं, परेशान नहीं होना, केवल इतना सोचिए कि देखिए जो भ्रूण होता है ना युग्मनज से बनता है, युग्मनज से बनता है और द्विबीजपत्री में और एक बीजपत्री शुरुआत में एक ही जैसे रहता है, बाद में थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है बस। ये कुछ संरचनाएं जो प्रमुख बातें वो हमने बताई, वो याद करना समझना जरूरी है। एनसीईआरटी में वैसे इतना ज्यादा दिया हुआ नहीं, लेकिन आपको समझ में आए है ना ये क्या होते हैं बीजपत्रों पर, एक परागपुर क्या होता है, क्या कार्य होता है, इसके लिए इतना बताना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये भ्रूण का पूरा टोटली आप सभी को समझ में आया होगा और आपकी जो समस्याएं इसमें रहे होंगे, डाउट्स रहे होंगे, वो क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बीज के साथ में, है ना, बीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए सभी लोग, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।